Welcome students. Today I am going to introduce a new chapter Royalty Accounting जिसे हिंदी में अधिकार शुल्क लेखांकन के नाम से जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए आप क्लास 11 में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को पढ़े थे उस समय में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में रॉयल्टी शब्द आया था। उस लेवल में आपको जस्ट ये बतला दिया गया था कि ये रेंट का दूसरा नाम है, इसकी अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में लिखिए। फिलहाल अब वो स्थिति नहीं है, आपके सामने में एक अलग चैप्टर के रूप में रॉयल्टी अकाउंटिंग आई है। अब जानने की जरूरत है कि वास्तव में रॉयल्टी और रेंट में क्या संबंध है, क्या अर्थ है, दोनों के बारे में विस्तार से अब जानने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं रेंट का मतलब होता है अमाउंट्स पेड फॉर द यूज ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी। चीजों को, संपत्तियों को उपयोग करने के बदले में जो धन हम भुगतान करते हैं उसे रेंट का नाम दिया जाता है, किराया बोलते हैं। अर्थात इस स्थिति में किराएदार को जिस रूप में एसेट्स का ट्रांसफर किया जाता है वापसी भी ऑलमोस्ट उसी रूप में उसे करना है, बस नेचुरल डिस्टरबेंस को इग्नोर कर देने की बात आती है। जबकि रॉयल्टी का अर्थ होता है अमाउंट्स पेड फॉर द स्पेशल राइट ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी। विशेष अधिकार होना चाहिए, यह अधिकार किराएदार से घट करके अलग तरह का होना चाहिए, अर्थात लाइक ओनर राइट होना चाहिए। मालिक के जैसा वो संपत्तियों का उपभोग कर सके और कंजम्पशन कर सके, अपने मर्जी से इस्तेमाल कर सके, और फिर भी अगर पेमेंट करना पड़ता है तो उसे हम अधिकार शुल्क नामी है। अधिकार मतलब कैसा अधिकार? तो स्पेशल राइट, विशेष अधिकार होना चाहिए, मालिक के जैसा अधिकार होना चाहिए। जब इस स्थिति में पेमेंट किया जाता है तो हम उसे रॉयल्टी का नाम देते हैं। रेंट और रॉयल्टी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने में रखने चले आए लगते हैं। सबसे पहले जैसे हम अपने ही एग्जाम्पल या परिस्थिति को लेते हैं, हम अपने गांव से पैटर्नल प्रॉपर्टी को छोड़ करके चले आए हैं शहर में सर्विस करने के लिए। हमारी सर्विस 40 इयर्स 35 इयर्स का चलेगा। इस कंडीशन में हम अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी को बेचना भी नहीं चाहते हैं और वो सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप से दो ऑप्शन है। अगर एक बटाई के रूप में हम दे करके चले आते हैं तो टाइम टू टाइम हमें जाना पड़ेगा और मौके का फायदा लेकर के जब हम पहुंचे, हो सकता है जो बटाईदार है वो आउट ऑफ स्टेशन हो जाए और फिर अपनी मर्जी से अपने तरीके से वो हमें पेमेंट करे, जिस पर शायद हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। परिणाम स्वरूप एक दूसरा विकल्प है कि हम 40 इयर्स के लिए, जब 40 इयर्स के लिए यहाँ आ गए तो 40 इयर्स के लिए उसे अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दें, लीज ट्रांसफर कर दें, लीज दे दें। आप ये प्रोडक्शन कीजिए, आप खेती कीजिए, एग्रीकल्चर वर्क कीजिए। इसके लिए हाँ, एग्रीकल्चर वर्क के लिए उसको हमने दिया है। अगर वो मिट्टी काट करके ईंटा का भट्ठा बनाता है तो वो इलीगल काम हो जाएगा, वो नहीं कर सकता है। तो फिलहाल ये फ्रीडम है। बटाई में फिर देखिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम गेहूं बोने के लिए देंगे तो बस गेहूं ही उसे बोना पड़ेगा, लेकिन जब हम 40 इयर्स के लिए दे दिए हैं तो उसकी मर्जी, उस खेत में वो जो भी कुछ चाहे बो सकता है, जिस चीज का चाहे उपजा कर सकता है, पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता रहती है। और इसके एवज में एनुअल जो भी हमें मिलता है उसी अमाउंट को हम रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम आपके सामने में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने इस स्थान से गिरिडीह की तरफ या धनबाद की तरफ या रांची या पटना या जमशेदपुर की तरफ के लिए किराए पर गाड़ी लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं और हम चले जाते हैं। जमशेदपुर के लिए तो जमशेदपुर चले जाते हैं, लेकिन जमशेदपुर जाने के बाद अगर हम ड्राइवर को कहेंगे कि नहीं तुम सिमडेगा चलो, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं जाएगा और इस कंडीशन में जो अमाउंट हम पेमेंट करेंगे वो रेंट के नाम से जाना जाएगा। जस्ट अपोजिट, मान लीजिए हम महीने 6 महीने के लिए गाड़ी ले लिए हैं, तो फिर हमारी मर्जी, हम उसे जमशेदपुर लेकर के जाएं, सिमडेगा लेकर के जाएं, पटना लेकर के जाएं, दिल्ली लेकर के जाएं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस तरीके से जब हम पेमेंट करेंगे, इस स्थिति में जब हम पेमेंट करेंगे तो हम उसे रॉयल्टी या अधिकार शुल्क का नाम देंगे। इसी तरीके से किसी भी कोल्डफील्ड एरिया में चले, जमीनों के नीचे में कोयला है,
तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो जमीनें किसकी है। तो आप जानते हैं यहाँ इंडिविजुअल ओनरशिप है इंडिया में, मतलब 2-4 कट्टा हमारी जमीन है तो कुछ एरिया आपकी है, तो कुछ एरिया गवर्नमेंट की है, तो कुछ फॉरेस्ट की है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि फॉरेस्ट के जमीन के नीचे में भगवान ने कोयला डाल दिया, कोयला तो किसी के भी जमीन के नीचे में हो। और हमारी अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है कि अपने जमीन के क्षेत्र के नीचे के कोयले को निकालें, क्योंकि कोयला निकालना बहुत आसान काम नहीं है कि एक कुदाल या फरवा मारे और कोयला निकल जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं। उसके लिए हमें बहुत भारी भारी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, बहुत लेबर फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा। शायद अपने छोटे से टुकड़े के लिए अगर कोयला निकालने का काम करेंगे तो कोयला निकालने या कोयले के वैल्यू से ज्यादा कहीं हमें खर्च हो जाएगा। इसी कारण से CCL, BCACL, WCL ये सब का काम है कोल प्रोडक्शन करना, कोयला निकासी का काम करना, कोल निकालने का काम करना। तो जहां कहीं भी उसे पता चलता है कि कोयले का भंडार है, उस क्षेत्र में जाकर के लोगों से बात करके उनको इसके एवज में नौकरी दे करके या कोयला प्रोडक्शन के बदले में कोई अमाउंट पेमेंट का एग्रीमेंट करके जमीन को अपने कब्जे में 30-40 इयर्स के लिए ले लेता है। और इसके बाद कोयला निकालने के एवज में बदले में चार्जेस जो भी फिक्स हुआ है वो पेमेंट करता है। ये रॉयल्टी है। इतना ही नहीं, जब कोयला पूरी तरीके से निकल जाता है तो हम उसे प्लेन लैंड दी और वो एकदम खाई में गड्ढे में वापस जमीन देगा आफ्टर 30-40 इयर्स। ये अधिकार, ये विशेष अधिकार निश्चित रूप से ओनर को ही होता है, मालिक को ही होता है। कोई किराएदार इस तरीके से एसेट्स को डिस्टर्ब करके नहीं रख सकता है, नहीं दे सकता है वापस। तो इस परिस्थिति में जो पेमेंट होगा हम उसे रॉयल्टी या अधिकार शुल्क का नाम देंगे। तो मतलब साफ हो गया, लाइक ओनर जो वैल्यू पेमेंट के लिए कहा जाता है, ओनरशिप मिलने के बाद, लीज ट्रांसफर के बाद फॉर सर्टेन पीरियड के लिए आप किसी भी शहर में चले जाइए, मोस्ट ऑफ द लैंड्स हम देखते हैं कि गवर्नमेंट लैंड है, जिसको हम लीज लैंड कहते हैं, रैयती और खास महल, जिसको हम लीज, खास महल मतलब जिसे हम लीज लैंड कहते हैं। रैयती में फुल ओनरशिप होता है परचेजर का, लाइफ लॉन्ग ओनरशिप होता है परचेजर का। और जब ओनरशिप है तो वो बिल्कुल फ्री है, जब चाहे उसे बेच सकता है, जब तक चाहे रख सकता है। लेकिन जब हम लीज ट्रांसफर करते हैं 30 इयर्स के लिए, 20 इयर्स के लिए, कॉमर्शियल पर्पस है तो 10 इयर्स के लिए, या और एजुकेशनल पर्पस है तो 99 इयर्स के लिए हम लीज दे देते हैं, तो उस कंडीशन में एनुअल जो चार्जेस फिक्स हुआ है वो पेमेंट हमारा रॉयल्टी के नाम से जाना जाता है। और इस कंडीशन में बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कुछ भी वहां पर कोई डेवलपमेंट वर्क या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। ओनरशिप दिया गया है जस्ट जिस पर्पस के लिए दिया गया है, बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाना है, रेसिडेंस के लिए तो रेसिडेंस है, स्कूल कॉलेज चलाना है तो स्कूल कॉलेज चलाना है, उससे अलग हट करके वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इस व्यवस्था में जब पेमेंट किया जाता है तो हम इसे रॉयल्टी का नाम देते हैं। जहां तक इस सीरीज ऑफ वीडियो की बात है, रॉयल्टी अकाउंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट समस्याएं, अनेक समस्याएं हैं। वन बाय वन हम सभी समस्याओं की जानकारी आपको देंगे। अभी अभी हम बतलाए, जब हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर सर्टेन पीरियड, तब जो चार्जेस दिया जाता है वो हमारा रॉयल्टी कहलाता है। 6 महीने के लिए दे दिए, 6 साल के लिए दे दिए, 40 साल के लिए दे दिए, 99 इयर्स के लिए दे दिए। एजुकेशनल पर्पस है, सोशल इंटरेस्ट का काम है तो नॉमिनल अमाउंट फिक्स किया जाता है रॉयल्टी का, 1 रुपया पर एनम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉमर्शियल पर्पस के लिए है तो ज्यादा चार्जेस हो सकता है। इस तरीके से जो अमाउंट दिया जाता है हम उसे रॉयल्टी का नाम देते हैं। फिलहाल इस सीरीज ऑफ वीडियो में रॉयल्टी अकाउंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे वन बाय वन हम आपको बतलाएं, इन सभी समस्याओं के बारे में एक एक करके जानकारी हम आपको देंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है स्पेशल टर्म्स रिलेटेड टू रॉयल्टी अकाउंटिंग। कोई भी नया चैप्टर जब पढ़ते हैं तो कुछ नए नए विशेष शब्द आते हैं, उन शब्दों के अर्थ को पहले जानने की जरूरत है, तभी जाकर के हम उस चैप्टर के अंदर में जाकर के हम बातों को समझ सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी कारण से रॉयल्टी अकाउंटिंग में भी हम कुछ विशेष शब्द हैं, स्पेशल टर्म्स हैं, उसकी जानकारी हम विस्तार से आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ
उन स्पेशल टर्म्स को जानने के बाद उसमें से एक आता है रिकवरी की बात। कमी होती है, शॉर्ट वर्किंग होता है, प्रोडक्शन में कमी होती है, तो उसके रिकवरी की बात आती है। तो रिकवरी के डिफरेंट कंडीशंस की जानकारी देंगे, विथ एग्जांपल उसको सॉल्व करके हम आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ अकाउंटिंग पर्पस से सबसे पहला स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल होता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं वो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, जिससे कि हम अकाउंटिंग डायरेक्ट कर सकें। तो डिटेल वैल्यू, विस्तार से वैल्यू, हर आइटम का हर समय में वैल्यू को जानने के लिए जिस अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है उसे ही हम कहते हैं विश्लेषण तालिका, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल प्रिपरेशन की जानकारी हम आपको देंगे। एनालिटिकल टेबल जब हमारा प्रिपेयर हो जाएगा या उसकी बात हम समझ में आ जाएगी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जर्नल एंट्रीज, और फिर अगला कदम होगा हमारा लेजर अकाउंटिंग। लेजर अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को इतना समय नहीं रहता है कि जर्नल बना करके और फिर उसकी मदद से लेजर अकाउंट बनाए। इसी कारण से स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए हम आपको एनालिटिकल टेबल से डायरेक्ट लेजर अकाउंट प्रिपरेशन की जानकारी हम विस्तार से बतलाएंगे। साथ ही साथ कुछ और समस्याएं हैं लेजर अकाउंटिंग के पश्चात। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी को प्रोडक्शन पर्पस से चीजों को ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करते हैं, तो प्रोडक्शन के दौरान ड्यूरिंग प्रोडक्शन बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिस पर शायद उसका कंट्रोल नहीं रहता है, नेचुरल रीजंस रहते हैं। अब नेचुरल रीजंस के कारण से अगर कोई लॉसेस होता है तो उस लॉस को सिर्फ पूरी तरीके से उसे सहन करने की जिम्मेदारी दे देना है, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो इस कारण से अगर स्ट्राइक या लॉकआउट होता है, लॉकआउट के कंडीशन में या स्ट्राइक के कंडीशन में, नेचुरल डिस्टर्बेंस के कंडीशन में होने वाले लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसकी भी अकाउंटिंग हम आपको आने वाले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ डिफरेंट रेट्स ऑफ मिनिमम रेट रहता है, तब कैसे अकाउंटिंग की जाती है, इसकी भी जानकारी देंगे। रिकवरी कंडीशन, एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन कंडीशंस दिए जा सकते हैं, इन सब की विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ हो सकता है पेमेंट जो है एनुअल हो, तब तो हम बतलाएंगे। साथ ही साथ हाफ ईयरली और क्वार्टरली पेमेंट के कंडीशन में भी कुछ विशेष नियम है, उन नियमों को बतलाते हुए उससे रिलेटेड भी एग्जांपल और थियोरेटिकल जानकारी हम आपके सामने में आने वाले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ अदर देन कोल फील्ड या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारा रॉयल्टी अकाउंटिंग है, कॉपीराइट से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जबकि रॉयल्टी का यूज होता है, इन सब कंडीशंस की जानकारी आने वाले वीडियो में हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। विस्तार से इससे रिलेटेड अकाउंटिंग की जानकारी हम आने वाले वीडियो में विस्तार से, आने वाली समस्याओं की जानकारी रॉयल्टी अकाउंटिंग से रिलेटेड हम आपके सामने में प्रेजेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बतला दें, स्पष्ट रूप से बतला दें कि इस चैप्टर को जानने से पहले, समझने से पहले आपके पास में बुक होना चाहिए। जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करें, जितनी बातों को हम प्रॉब्लम के रूप में डिस्कस करें, वहां तक क्वेश्चन के पार्ट को बना लेना चाहिए। जस्ट एनालिटिकल टेबल बतलाएंगे तो एनालिटिकल टेबल तक सॉल्व कर लेना है, और आगे स्टेप हमारा बढ़ेगा तो और आगे के स्टेप्स के क्वेश्चंस को बना लेना है। इस तरीके से अगर आप स्टेप वाइज अगर आप काम को करते चलते हैं, अकाउंटिंग बनाते जाते हैं, प्रैक्टिस करते चलते हैं, तो फिर ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न सिर्फ आपके सेमेस्टर 1 या बीकॉम के सेमेस्टर 2 में जहां पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बल्कि प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्सेज में भी हर जगह इस चैप्टर को स्थान दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो चाहे कंपनी सेक्रेटरीशिप हो, हर स्थान पर इस चैप्टर का विशेष महत्व है। इसलिए इन सभी कारणों से अगर आप अभी से इस बात को समझ करके रखते हैं तो आगे भी बड़ी आसानी होगी, बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप हमारी बातों को बिल्कुल शब्द वार, वर्ड बाय वर्ड आप बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और उसका अनुपालन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इससे हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल आपकी पकड़ में आ जाएगा और आपके पास जो भी बुक हो, जितने भी समस्याएं हैं, रिलेवेंट प्रॉब्लम्स को, रिलेवेंट वीडियो को देखते हुए सॉल्व करने का प्रयास आपको करना चाहिए। प्रॉब्लम आने से फिर आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हम हर एक कमेंट का सही तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, आंसर देंगे, आपको सेटिस्फैक्शन होगा। निश्चित रूप से हमें ये उम्मीद है, हमारी कोशिश होगी। आप भी हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक को इसका फायदा मिल सके। साथ ही साथ
आप हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।